सभी दर्शकों का न्यूज सीजी 24 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही आप सभी 5,60,000 कर्मचारियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी न्यूज सीजी 24 को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लगातार जो कर्मचारियों को खबर लेकर आ रहे हैं वह सभी आप तक पहुँच सके। अभी आप हमारा दूसरा एपिसोड, पहले एपिसोड में हमने आपको कर्मचारी के बारे में बहुत अच्छे से सत्यम शुक्ला जी से बात करके आपको बताया है। अभी यहाँ एपिसोड में दूसरे भाग में हम लोग दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं अन्य कर्मचारियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बजट सत्र में उन लोगों के लिए खुशखबरी है। अब हम सीधे जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही कर्मचारी नेता सत्यम शुक्ला जी से। सत्यम शुक्ला जी, न्यूज सीजी 24 में आपका बहुत बहुत हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद संजय जी। सर, हमने अभी पहले एपिसोड अभी कुछ समय पूर्व हमने रिलीज किया है, जिसमें बहुत अच्छे से कर्मचारियों ने यहाँ एपिसोड को देखा और समझा, जाना। और साथ ही हम अब आए हैं अपने दूसरे भाग में। हमने कर्मचारियों को बता दिया था कि हम इसको 2 भाग में विभाजित किए हैं, जिससे कर्मचारियों को बहुत ही आसान हो उनके मुद्दों को जानने के लिए, क्या उम्मीदें हैं सरकार से उसको जानने के लिए, किस प्रकार से मांगे पूरी हो सकते हैं वह जानने के लिए। बजट सत्र चालू हो चुका है, मुख्यमंत्री का अभी भाषण होने वाला है, 6 तारीख को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है और कहीं ना कहीं आशा है कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ सकता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है संविदा के ऊपर में। संविदा के लिए बजट सत्र में क्या खुशखबरी मिल सकती है, क्या कहेंगे आप? पिछले भाग में हमने चर्चा की थी जिसमें 5,60,000 हमारी संख्या है। इसमें जो बाहर कर दिए गए कर्मचारी साथी हैं जिनकी बहाली नहीं हो पाई है, वह भी एक बड़ा मुद्दा है। तो उसी को मैं आगे डिटेल करता हूं कि जो हम 7 प्रकार के कर्मचारी होते हैं उसमें अंशकालीन जॉब दर और मानदेय में जो आते हैं, इनकी संख्या लोग जो 2,52,000 के आसपास है। आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका वाले 1,40,000 के आसपास, ये टोटल जो संख्या होती है। और इसमें यदि हम जिनको बाहर कर दिया गया है, बहाली नहीं हो पाई है, उन 40,000 को जोड़ते हैं तो यह संख्या 4 लाख, 4.5 लाख से ऊपर की ओर जाती है। उसके बाद 5,60,000 में से लगभग 85 से 90,000 के लोग बच जाते हैं संख्या। ये जो संख्या बचती है उसी में आते हैं संविदा, जिनकी संख्या लगभग 50,000 है। दैनिक वेतनभोगी 1996 से लेकर 2008 के बीच के 54 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग के कार्यरत कर्मचारी, जिनकी संख्या लगभग 3,000 है। और 2009 से लेकर 2023 तक श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक, इनकी संख्या लगभग 35,000 है। तो इस प्रकार से जो ये समस्त कर्मचारी हैं, घोषणा पत्र में संविदा के लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नियमितीकरण किया जाएगा और दैनिक वेतनभोगी के लिए भी सरकार ने वादा किया नियमितीकरण किया जाएगा। अब चूंकि सामान्य प्रशासन एक आदेश निकाला था जिसमें उसने समस्त विभागों से संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित की जानकारी मांगी थी। अनियमित चूंकि एक शब्द है, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, अनियमित शब्द से हम प्रयास करेंगे अगली बार आगामी चुनाव में जो घोषणा पत्र तैयार होगा उसमें अनियमित शब्द हम शामिल नहीं करवाएंगे। उसकी जगह जो हम 7 प्रकार के कर्मचारी हैं वो अपने जो हमारा हेड है, जो हमारा उद्बोधन है, जिससे हमें संबोधित किया जाता है, जिसका प्रयोग जो है विभागों के द्वारा, समान प्रशासन के द्वारा लिखित में किया जाता है, उन शब्दों को ही घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे। अनियमित केवल एक परिस्थिति को बताता है, अनियमित के अंतर्गत कोई नहीं आते। अनियमित ये बताता है कि कौन नियमित है, कौन नहीं है, परंतु उसके अंतर्गत संविदा नहीं आता, ना दैनिक वेतनभोगी आता है, ना श्रमिक दर का श्रमिक, ना कलेक्टर दर का श्रमिक आता है, ना ही अंशकालीन जॉब दर मानदेय आते हैं, ना ही आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका आते हैं। तो अनियमित शब्द को जो है हम उसकी अपेक्षा करेंगे। यही वजह है कि संविदा का जानकारी ही सभी विभाग से गया है। अभी विधानसभा में कहा गया कि कुछ विभागों से जानकारी नहीं आई है, तो निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ वो संविदा और दैनिक वेतनभोगी के लिए कहा गया है, क्योंकि अनियमित में बाकी लोगों की जानकारी जा ही नहीं रही है। इसका विरोध अनियमित मोर्चा निरंतर करते आया है कि संविदा, दैनिक वेतनभोगी के साथ जो अलग अलग 5 प्रकार के अन्य श्रेणी के कर्मचारी है उनका उद्बोधन लिख करके जानकारी मंगाए सामान्य प्रशासन, तब वो जानकारी जाएगी। अब जब जानकारी जा ही नहीं रही है तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पर जिनकी जानकारी जा रही है वो ऐसा नहीं है कि वो होपलेस हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि संविदा वालों में बाकायदा विज्ञापन करके और अच्छे ढंग से उनका जो है नियमों की प्रक्रियाओं का पालन करके उन्हें रखा गया है। वर्षों से वो काम कर रहे हैं। संविदा की तर्ज पर ही शिक्षा कर्मियों का भी लगभग कार्यशैली उसी प्रकार का था, उनके लिए संविलियन दिया गया। तो हो सकता है संविदा वालों के लिए भी नियमितीकरण
या उसके स्थान पर संविलियन या स्थायी कर्मी या स्थायीकरण, जो भी सरकार विधिक रूप से संभव हो वो कोई सौगात दे सकती है। और सीधी सीधी बात है कि चाहे नियमितीकरण हो या संविलियन, जब संविलियन वालों को समस्त सुविधाएं नियमित कर्मचारी की मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें संविदा वालों को आपत्ति होगी। और चूंकि इनको वह वेतनमान मिल रहा है जो ऑलरेडी इनके साथ में जो नियमित कर्मचारी काम करते हैं उनके लगभग बराबर वेतनमान है, तो इसमें सरकार को बजट की भी ज्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है। ये मैं न्यूनतम वेतनमान की बात कर रहा हूं। सर, दैनिक वेतन भोगी में किसका नियमितीकरण हो सकता है आप बजट सत्र में, और किन्हें मांगना होगा स्थायी कर्मी, क्या कहेंगे आप? पूर्व के उत्तर में जो मैंने उल्लेख किया 1996 से लेकर 2008 के बीच के समस्त कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के स्तर का काम 54 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग में कर रहे हैं और जिन्हें वेतनमान उनका विभाग सीधे उनके बैंक खातों में दे रहा है, उन्हें ही दैनिक वेतन भोगी हम मानते हैं। अब चूंकि 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश आया है और आप सभी को विदित है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश या निर्णय पूरे देश में लागू हो जाता है और वह कानून के रूप में होता है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश या कानून को या कि उसकी किसी भी कंडिका को शिथिल या संशोधन करना ना ही किसी राज्य सरकार के बस में है ना ही केंद्र के है, इसमें कोई संशोधन नहीं होता। संजय जी, आप भी एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 5 मार्च 2008 को उमा देवी प्रकरण के माध्यम से जो एक निर्णय आया कि देश में जितने भी लोग इस प्रकार बैकडोर एंट्री से हैं उन्हें देश के हर राज्यों में नियमित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसी सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन थी, जो उसके आदेश थे, उसी के आधार पे छत्तीसगढ़ के समान प्रशासन विभाग ने भी जो कंडिका बनाई थी 5 मार्च 2008 को, उसकी कंडिका 4 और 5 को आप पढ़ेंगे, गूगल या सोशल मीडिया से आपको उपलब्ध होगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस दिनांक के पश्चात दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। मतलब आपको स्पष्ट है कि उसमें इस चीज की निषेध की गई थी। और यह कंडिका जो 4 और 5 है उसे छत्तीसगढ़ की पूर्ण बहुमत की सरकार भी शिथिल नहीं कर सकती, ना ही केंद्र की सरकार कर सकती है। इसलिए यदि हम सोचते हैं कि इसको शिथिल करके कोई मार्ग प्रशस्त होगा तो यह संभव नहीं है। अब चूंकि यह निषेधाज्ञा लागू हो गई तो चूंकि विभागों में अधिकारियों को और लोगों की आवश्यकता हुई काम लेने के लिए, तो जब जिन लोगों का नियमितीकरण होने के पश्चात तो उन्हें जो है 2008 के बाद जिन्हें रखा गया उन्हें नए शब्द नाम श्रम आयुक्त दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक नए शब्द नाम के साथ कार्यों में रखा गया। और वर्तमान में 54 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग में इसी हेड में लोगों को वेतन दिया जाता है। और यही वजह है कि सामान्य प्रशासन का जो आदेश है दैनिक वेतन भोगी वाला, उसमें जो 2009 से 23 तक जिनको 15 साल हो गए काम करते, उनकी भी जानकारी संख्यात्मक रूप से नहीं जा पाई है। इसीलिए मैं अनियमित शब्द जो है उसको कह रहा हूं कि वह एक हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। अब इसी में आते कि जो दैनिक वेतन भोगी, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो दैनिक वेतन भोगी उसी को माना जाएगा, जो अभी वर्तमान में 15 दिन पहले डिसीजन आया कि जिनके पास नियुक्ति पत्र होगा वही दैनिक वेतन भोगी नियमितीकरण का पात्र होगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है उस दैनिक वेतन भोगी का क्या होगा। तो ये दोनों का जवाब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 96 से 2008 तक के ऐसे दैनिक वेतन भोगी 3000 में से चाहे संख्या उनकी 3 हो, 300 हो या पूरे 3000 हो, वे सभी जिनके पास नियुक्ति आदेश है उस समय का दिया हुआ, वे सभी नियमितीकरण का दावा रखते हैं और नियमितीकरण उनका हो सकता है। उसमें कोई संवैधानिक बाधा यानी किसी शिक्षित बेरोजगार के अधिकारों का हनन या विधिक बाधा उमा देवी प्रकरण की नहीं आएगी और उनका अधिकार है। यदि सरकार नहीं भी करती है तो वो हाई कोर्ट जाकर के भी नियमितीकरण पा सकते हैं। यदि उसमें 50% लोग नियुक्ति पत्र वाले और 50% लोग नियुक्ति पत्र वाले नहीं है तो उनका क्या होगा। तो वैसे लोग 2009 के बाद 2023 तक के जो श्रम आयुक्त दर और कलेक्टर दर के श्रमिक के रूप में यदि वो निरंतर वेतनमान पा रहे हैं और यह कार्य कर रहे हैं तो 10 साल उधर का और ये तो 15 साल से श्रम आयुक्त और कलेक्टर दर श्रमिक का वेतनमान पा रहे हैं, तो उनका दावा श्रम आयुक्त दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक में उन दैनिक वेतन भोगियों का दावा जो है वो मजबूत होगा और इस ढंग से वो मध्य प्रदेश की तर्ज पे अपने लिए स्थायी कर्मी की मांग कर सकते हैं। सर, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ लगभग जो 5,60,000 कर्मचारी है उसमें कई ऐसे कर्मचारी भी है जो अभी तक यहाँ क्वेश्चन जो अभी हम पूछने वाले उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। हम कई प्रदर्शन का कवरेज करने के लिए जाते हैं जहाँ पर कई कर्मचारी हमसे क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप हमारे न्यूज़ सीरीज 24 के माध्यम से यहाँ क्वेश्चन एकदम थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि क्या है यहाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है सर आपके सामने में, श्रमायुक्त दर श्रमिक व कलेक्टर दर श्रमिक में क्या अंतर है। MP 2016 के भारतीय स्थायी कर्मी की मांग इनके लिए कैसी हो सकती है वरदान, आप थोड़ी स्पष्ट करते हुए बताइएगा यहाँ।
बहुत अच्छा सवाल है और स्वागत योग्य है, और विशेष खुशी इसलिए है क्योंकि ये मुझसे जुड़ा हुआ सवाल है। मैं भी लोक निर्माण विभाग में विगत 2 वर्षों से श्रमिक दर के श्रमिक के रूप में ही अर्धकुशल का वेतनमान प्राप्त करता हूँ। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक, ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है बिल्कुल उसी की भांति है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, लिखने का तरीका अलग अलग है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब जैसे श्रमिक दर का जब घोषणा किया जाता है, श्रमिक दर जो वेतन का घोषणा होता है, उसके पश्चात ही कलेक्टर दर के वेतनमान का घोषणा संबंधित जिलों के कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। इसमें राशि का अंतर 200 से 300 के बीच का होता है और तीनों में ABC श्रेणी का वेतनमान लागू होता है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और राजधानी मेट्रो सिटी। उसी प्रकार से कलेक्टर दर में भी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और राजधानी या मेट्रो सिटी का वेतनमान दिया जाता है। मध्य प्रदेश 2016 में इसी प्रकार के जो हम जैसे श्रमिक दर और कलेक्टर दर के श्रमिक हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने स्थायी कर्मी योजना लाई थी। वह स्थायी कर्मी योजना इस प्रकार से थी कि उसमें परीक्षा और इंटरव्यू की बाध्यता नहीं थी। जो लोग श्रमिक दर का वेतनमान पा रहे थे, वैसे लोगों को एक निश्चित वर्ष अवधि तय करते हुए, जो बजट पर निर्भर करता है, बंधन डाल करके उन लोगों को विभाग में विनियोजित करने का आदेश किया गया। वहाँ लोग बाकायदा विभाग में मर्ज हुए। उसके बाद 2016 में मर्ज होने के बाद उन लोगों में कुछ लोगों का देहांत कोविड में हुआ, उनके परिवार को अनुकंपा मिला, उनको महंगाई भत्ता भी मिलता है, उन्हें इंक्रीमेंट भी मिलता है। नियमित कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के हैं, उनकी भांति समस्त सुविधाएं उनको उपलब्ध है। इस प्रकार से स्थायी कर्मी योजना बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 लाख शिक्षा कर्मियों का भी जो है सम्मिलियन हुआ था, नियमितीकरण नहीं हुआ था, और उन्हें नियमित कर्मचारियों की सुविधाएं छत्तीसगढ़ राज्य में मिल रही हैं। उसी प्रकार से नियमितीकरण की जगह स्थायी कर्मी शब्द आने से कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक प्रकार है। चूंकि जैसे उमा देवी प्रकरण के पश्चात 5 मार्च 2008 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखने की मनाही हो गई, तो उसके तोड़ में कलेक्टर दर के कर्मचारी और श्रमिक दर के कर्मचारी रखे जाने लगे, क्योंकि उसमें कलेक्टर दर के कर्मचारी की भी मनाही थी, तो श्रमिक शब्द लाया गया। उसी तर्ज पे स्थायी कर्मी शब्द का प्रयोग नियमितीकरण के स्थान पर इसलिए करते हैं ताकि कोर्ट में जाके मामला न फंसे, किसी शिक्षित बेरोजगार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। उसी प्रकार से उमा देवी प्रकरण की विधिक समस्या ना है। और वहां पर जो मध्य प्रदेश में उन्हें स्थायी कर्मी बनाया गया, उन्हें न्यूनतम वेतनमान उस समय जो लागू था वो दिया गया। यदि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य ऐसी कोई योजना लाती है, तो अभी वर्तमान में न्यूनतम वेतनमान तृतीय श्रेणी के लिए 19,500, चतुर्थ श्रेणी के लिए 15,600 का छत्तीसगढ़ में भी श्रमिक दर और कलेक्टर दर के लिए लागू कर सकती है। अब मैं आपको इसमें एक अतिरिक्त ज्ञान देना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को एक भ्रम है हम 7 प्रकार में कि कोई व्यक्ति 25 साल से काम कर रहा है मतलब उसका पहले होगा, या 10 साल से कर रहा है, या कोई 2 साल से कर रहा है तो उसका संभव नहीं है, 2 दिन से कर रहा है। तो मैं आप लोगों को यह सवाल जो है संजय जी के दिमाग में शायद नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एक अलग ही सवाल है और उसको कर्मचारी भी नहीं समझते, तो पूछते भी नहीं है। इसलिए मैं स्वयं से बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो वर्ष बंधन सरकारें लाती है वो बजट को लेकर लाती है। बजट में यदि उनको जो लगता है कि भाई अभी इतने लोगों की संख्या लोगों को हम ले सकते हैं, तो उसके लिए जितना मैक्सिमम वर्ष बंधन हो वो लागू करती है। जैसे संविलियन में 2 लाख लोगों के लिए 8 वर्ष का बंधन बीजेपी सरकार ने जून जुलाई 2018 में लाया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 2 साल का वादा किया। दिसंबर में कांग्रेस सरकार ने 2018 में 2 साल के लिए उसको लागू कर दिया। मतलब वही जो 6 महीने पहले 8 साल का वर्ष बंधन था वो 2 साल में बदल गया। मतलब आप इससे समझ जाइए कि वर्ष बंधन कहीं से भी हमारे दावा की पुष्टि नहीं करता कि मैं इतने वर्ष से कर रहा हूं। तो यह सरकार का अपना विवेक है, अपनी सुविधा है, जो बजट के हिसाब से वो निर्णय लेती है। सर, विद्यामितान के लिए यहाँ बजट सत्र में क्या खुशखबरी मिल सकती है उन लोगों के लिए? क्या है यहाँ बजट में उनके लिए, क्या कहेंगे आप? विद्यामितान बहुत ही संवेदनशील गुरुजी लोग हैं। सरगुजा और बस्तर के जो बीहड़ क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़िया जो मूल जिनका है, आदिवासियों का छत्तीसगढ़ प्रदेश है, मूल वही है, उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम ही कर रहे हैं। वो भी बंदूक के साये में जहाँ नक्सलवाद पनप रहा है। बड़ा ही संघर्ष में इनका जो कार्य है वो बहुत ही संघर्ष में है। और इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 2500 से 3500 है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। और इनको जो है, इनकी जो मांग है नियमितीकरण, स्थायीकरण या स्थायी कर्मी, वर्तमान में इन्हें 18,000 के आसपास वेतन में मान मिलता है। यदि इन्हें स्थायीकरण या स्थायी कर्मी या नियमित किया जाता है तो इनका न्यूनतम वेतनमान 23,000 के आसपास होगा, जिसमें इनका व्यय जो है इन 2500 से 3500 के लिए लगभग 18 करोड़ वार्षिक अतिरिक्त आएगा। तो सरकार से, और यदि ये संविदा वाले होंगे तो हो सकता है इस बजट सत्र में इनके लिए भी कोई
उपहार हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संविदा वाले होंगे, क्योंकि इनकी मांग पत्र में, घोषणा पत्र में इनकी मांग पृथक से लिखी गई है, इसलिए। हाँ, और एक और स्पष्ट कर दूं, यदि ये संविदा वाले होंगे तो ध्यान रखिए कि केवल विद्यामितान के लिए कोई योजना सरकार नहीं ला सकती। यदि इनके लिए लाएगी तो जो संविदा के कर्मचारी वो स्टे ला सकते हैं। यानी जिस श्रेणी में यदि संविदा के लिए कोई नीति बनेगी तो पूरे 50,000 संविदा के लिए नीति बनेगी, चाहे 2 दिन पहले आया हो, चाहे 25 साल से काम कर रहा हो। वैसे ही दैनिक वेतनभोगी के लिए नीति बनेगी तो पूरे 3,000 के लिए बनेगी, चाहे वो 25 साल से काम कर रहा हो या 2 दिन से। श्रम आयुक्त या कलेक्टर दर के लिए नीति बनेगी, पूरे 35,000 के लिए बनेगी, चाहे वो 2 दिवस से काम कर रहा हो या 25 साल से। अंशकालीन जॉब दर मानदेय के लिए भी यही नियम लागू होगा, और आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के लिए भी यही लागू होगा। इसमें आप 1 या 2 दिन के लिए नहीं छोड़ सकते। ऊपर से जो नीति संविदा के लिए बनेगी वह बाकी 6 श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, और जो नीति दैनिक वेतनभोगी के लिए बनेगी वह बाकी 6 के लिए लागू नहीं होगी। श्रम आयुक्त और कलेक्टर दर के श्रमिक के लिए जो नीति बनेगी वो शेष के लिए लागू नहीं होगी। यानी सबके लिए नीति अलग अलग बनेगी, सबके मुद्दे अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सबकी मांगे अलग अलग है। सर, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्योंकि लगातार इस विषय को लेकर हमारे न्यूज़ के पास फोन आते रहते हैं। कई ऐसे ही कर्मचारी भी हैं जो सीधा मुझे फोन करके इस विषय को लेकर। मुद्दा यह सर, 2018 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने वादा किया था कि कर्मचारियों की छटनी नहीं करेंगे, मगर कर्मचारियों के छटनी के ऊपर हम बात करें तो तकरीबन 37,000 कर्मचारियों की छटनी छत्तीसगढ़ में हुआ है। वही कर्मचारी लोग हम लोग को फोन करते कई बार कि यहाँ पूछते कि सर हम लोगों को अधिकारी या जो भी साहब है उन लोगों का या जो भी मेन इंचार्ज है वह जॉब से हम लोग को निकालने की धमकी दे रहा है या निकाल दिया है, तो हम कैसे करें? जबकि हमारे लिए तो गवर्नमेंट ने कहा था कि सन 2018 के घोषणा पत्र में कि हमें कोई काम से नहीं निकाल सकता, तो इसके लिए आप कुछ प्रकाश डालिए इस बात में। देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में भी इनके विषय को शायद आप पूछे थे तो मैं लिया था, और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है, हम सभी जो 5,60,000 कर्मचारी उन्हें स्पष्ट रूप से सबसे पहले समझना होगा कि हम जो आगामी चुनाव है घोषणा पत्र में अपने लिए क्या मांग रखें, वर्तमान सरकार से किस प्रकार से अपने लिए मांग रखें, क्या संवैधानिक विधिक रूप से अनुकूल मांग हो सकती है, क्या बजट के अनुसार अनुकूल मांग हो सकती है। इसमें हम दूसरे राज्यों के उदाहरण को देखें और जो अपने रिश्तेदार, परिवार या परिचित में जो भी वकील हैं उन पे भरोसा करें, उनसे पूछ करके ही कदम उठाएं। आपको जितने भी मेरे पहले इंटरव्यू या इस इंटरव्यू में मेरे द्वारा जो समझाया गया है केवल उसे समझे, उसका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, भेड़ बनने की आवश्यकता नहीं है, उसकी पुष्टि कीजिए और बाकायदा उसको क्रॉस चेक कीजिए, और अपने विवेक से, अपने घर के वकील से, रिश्तेदार, परिचित से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जिला न्यायालय जहां के भी अधिवक्ता से आपका संपर्क हो, पहुंच हो, उनसे इन चीज़ों की पुष्टि कीजिए कि हमें क्या क्या मांग करनी चाहिए। हमें अलग अलग मांग रखनी होगी, हम अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ये पहली बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। दूसरा, कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत हो, संविधान से बाहर जाकर या सुप्रीम कोर्ट के कानून से बाहर जाकर कोई भी निर्णय नहीं कर सकती, ये हमें समझना होगा। मैं जो लोग पृथक हो गए उन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आपके लिए मोर्चा आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपके घर में पुनः रोजगार मांगता है, क्योंकि आपको 12 साल 10 साल भी हो गया बाहर हुए, वर्तमान में भी कई योजनाएं बंद हो रही तो आपको बाहर किया जा रहा है, ताकि आप किसी न किसी तरीके से आपके घर में रोजगार पहुंचे और आपको एक आय का, इनकम का स्रोत वापस सुचारू रूप से चालू हो सके। उसके बाद भविष्य में जो आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका वाले जिस रणनीति में चल रहे हैं उसमें आगे चल के आप भी मर्ज होने का अपना दावा कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं साथियों कि उचित मांग करना ही सही होगा। यदि हम ये सोचते हैं कि कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है तो बिल्कुल ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की भूपेश सरकार हो, हमने उचित मांग ही करना होगा। सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से कर्मचारियों की जो छटनी हो रहा है, कई कर्मचारियों को जो निकालने का धमकी दिया जा रहा है, निकालने जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से अपने आप को मतलब ढालना है और वह उस सिचुएशन के ऊपर से मतलब निकल सकता है बाहर। अब हम आते हैं सर राजनीति के ऊपर में। देखा गया है कि आप लगातार अपने टीम के साथ राजनीति के पास ज्ञापन देने के लिए जाते हो, कई बार इसमें प्रश्न चिन्ह भी लगता है, तो सर आपको राजनीतिक पार्टियों के पास जाने की जरूरत क्या है? क्या यह गलत नहीं है? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, एकदम बहुत सुंदर सवाल है, धन्यवाद इसके लिए विशेष। देखिए, क्या होता है, किसी न किसी राजनीतिक दल की ही सरकार बननी है और हर राजनीतिक दल चुनाव में जाएगा। यदि सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में हमारा मुद्दा होगा और सभी राजनीतिक दल से हमें अच्छा आश्वासन मिलेगा, तो आप ये मान के चलिए कि हमारा भविष्य में एक दावा और जो हमारा विश्वास है वो रहेगा कि हमारी मांग पूरी हो सकती है। इसीलिए हमें जाना पड़ता है। हाँ, बस हम राजनीतिक दलों के पास ज्ञापन लेके जाएं, अपनी समस्या लेके जाएं, अपनी अनुरोध लेके जाएं, उनसे विधानसभा में प्रश्न लगवाएं। जैसे हम बीजेपी की सरकार के पास निरंतर विधानसभा में प्रश्न लगाने के लिए अनुरोध लेके जाते हैं, उनसे हमें सहयोग मिलता है।
और अभी हमारे लिए ही 5,60,000 अनियमित लोगों के लिए ही बकायदा काम रोको प्रस्ताव स्थगन लाया। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह जी एवं जितने छत्तीसगढ़िया जितने भी विधायक हैं उनको विशेष रूप से भाजपा पार्टी के धन्यवाद है। इसके अलावा अमित जोगी जी की जनता कांग्रेस पार्टी भी निरंतर हमारे मुद्दों को उठाती है, बहुजन समाज पार्टी के भी विधायक के द्वारा उठाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें नहीं पता कि भविष्य क्या है। और मैं ये भी बता रहा हूँ, हम कांग्रेस पार्टी के पास भी जाएंगे ज्ञापन लेकर, क्योंकि हो सकता है वही सरकार पुनः रिपीट हो, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता। भविष्य जो है अनिश्चित है, भविष्य के बारे में हमको नहीं मालूम है। तो हम सभी के पास अपना ज्ञापन अनुरोध लेके जाते हैं और हमारी जो मतलब मंशा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुलझा हुआ और सकारात्मक बात सरकार के समक्ष रखना और वो न्यूनतम से न्यूनतम मांग करना, ताकि एक रास्ता बने, एक रास्ता खुले। सर, अब सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी क्वेश्चन मेरा कि राजनीतिक पार्टी से मदद लेने के लिए आपका पर्सनल सोच क्या है? क्या मदद लेना चाहिए? नहीं, देखिए, आप राजनीतिक दलों से मदद मत लीजिए, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी आपके कार्यक्रम में आता है, धरना या किसी भी प्रदर्शन में भीड़ में आता है, तो वह किसी के स्नेह के लिए, मैं अपने ऊपर लेता हूं और गोपाल भैया के ऊपर, गोपाल भैया सत्यम शुक्ला के स्नेह के लिए नहीं आता, वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनकी जॉब सुरक्षा के लिए अपने लिए आता है। यदि कोई भी, वैसे तो मोर्चा इन सब चीज़ों में बिल्कुल अपना स्पष्ट मत रखता है, हम लोग जाते ज़रूर हैं, ज्ञापन देते हैं, परंतु किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में बिल्कुल काम नहीं करते, उनकी भाषा नहीं बोलते, कर्मचारियों से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगवाते, कोई भी ऐसे शब्द नहीं प्रयोग में लाते जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कर्मचारी होकर ये लोग राजनीति दल के कार्यकर्ता की भांति कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इससे नुकसान केवल उन लोगों का नहीं होता, हो सकता है अगर ऐसा कोई कर्मचारी नेता, मेरे को तो नहीं लगता करता होगा, और करता होगा तो उसको टिकट मिल जाएगा, उसको चंदा मिल जाएगा बैकडोर से, उसको कोई आर्थिक लाभ हो जाएगा, परंतु बहुत सारे लोगों का विश्वास वो खो देगा और बहुत सारे लोग जो है उनको उनका लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। आज 2008 से 2023 हो गया, 15 साल हो गया। 15 साल में सारे प्रकार के प्रपंच उपद्रव हम करके देख चुके हैं, वहां से मार्ग नहीं निकला है। और आखिरी में चाहे हम किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन कितने भी दिवस का करें, जब ज्ञापन ही देना है तो शुरुआत बातचीत से क्यों ना करें, शुरुआत में ही हम सरकार को सुझाव क्यों ना दें, इसमें क्या गलत है, आप ही बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कर्मचारी लोग सबसे पहले प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन के बाद उसके बाद बातचीत के लिए आगे आते हैं। तो क्या यह उचित नहीं है कि पहले आप प्रदर्शन करके सरकार को अपने ताकत का एहसास दिलाओ, उसका बातचीत करो? आज़ादी की लड़ाई में भी नरम दल और गरम दल, दो प्रकार के दल थे। एक क्रांतिकारियों का था और एक नरम दल था जो राजनीतिक रूप से समाधान खोजता था। तो कर्मचारियों में भी, नेताओं में भी यही सोच के लोग हैं। गोपाल भैया, हम अनियमित मोर्चा के अधिकांश लोग नरम दल वाले हैं, ये बोल सकते हैं। हम कूटनीतिक तरीकों में विश्वास रखते हैं। हम अभी निरंतर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जनता कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, गोंडवाना समाज पार्टी हो, समस्त राजनीतिक दल, अभी तो नई पार्टी कर्मचारी के कुछ लोग जो नौकरी छोड़ चुके हैं, आज़ाद जनता पार्टी भी बनाए हैं। तो सभी के पास हम ज्ञापन लेके जाते हैं, हम सभी से अनुरोध करते हैं हमारे विषयों को उठाइए, उनको सुझाव देते हैं कि इस प्रकार से इसका मार्ग है, समाधान है। क्योंकि अंत में होना वही है जो संविधान और कानून कहेगा, ना जो सरकारें चाहेंगी या जनता चाहेगी या कर्मचारी कहेगा वो नहीं होगा, जो संविधान और कानून बोलेगा वही होगा। सर, आपने बहुत अच्छे से एकदम स्पष्ट से आपने समझाया कि चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे अन्य जो भी संगठन के हो, चाहे कोई भी कर्मचारी विभाग के हो, प्लेसमेंट हो, दैनिक वेतन, कलेक्टर दर हो, श्रम आयुक्त हो, प्लेसमेंट हो, जॉबदार हो, आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट रखा। पहले भाग में हमारे कुछ क्वेश्चन छूटा था जिसमें अभी आप पूरा क्लियर कर दिए हो। 5,60,000 कर्मचारी छत्तीसगढ़ भर में, जिसमें तकरीबन 37,000 के आसपास कर्मचारियों का छटनी भी हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार के कार्यकाल में। देखना यह है कि आने वाले जो बजट सत्र चल रहा है, 6 तारीख को मुख्यमंत्री कौन सा पिटारा को खोलते हैं कर्मचारियों के लिए। अब वह समय के अनुरूप है। सर, आप न्यूज़ सीधी 24 को अपने जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि कांग्रेस सरकार 6 तारीख को बजट आ रहा है, 6 मार्च को, उसमें आप लोगों की मांगों को पूर्ण करे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद संजय भाई, आपकी पूरी टीम को विशेष धन्यवाद। जो भी मेरे 5,60,000 अनियमित कर्मचारी भाई बंधु आपके इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आपके दर्शकों से अनुरोध है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाएं, ताकि आपके चैनल को विज्ञापन के रूप में एक आर्थिक सुरक्षा मिले। आप हमारे परिवारों के आर्थिक सुरक्षा के लिए हमारे विषयों को सरकार तक पहुंचाते हैं, उसके लिए हृदय से पूरे 5,60,000 कर्मचारियों की ओर से मैं बहुत विशेष धन्यवाद देता हूं और समस्त कर्मचारियों से
फिर से पुनः अपील करूंगा कि चंदा बरारी देना बंद कीजिए। यदि कोई कार्यक्रम आयोजित होता है किसी भी संगठन के द्वारा, उसमें जो भी व्यय होता है उसको पारदर्शी व्यवस्था से आप पूछिए। उस व्यय में आपका जो भी योगदान अंशदान आप सामर्थ्य है कर सकते हैं वह करिए। चंदा देने की बजाय आप लोग ऐसे आयोजनों में दूर दराज से आने का प्रयास कीजिए। चंदा किसी संगठन को नहीं चाहिए होता, आप शामिल हो और उसे सफल बनाएं, यह महत्वपूर्ण है। आगामी 12 तारीख को तूता की नई राजधानी में अनिमित मोर्चा का भी एक सांकेतिक सुरता वादा सुरता देवाओ कार्यक्रम होगा। यदि 6 तारीख को खुशखबरी हम 5,60,000 कर्मचारियों को मिलती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बहुत बड़ा बजट नहीं, 1.25 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत होने वाला है सदन में, ऐसी सुगबुगाहट है, तो 4,200 करोड़ में, जिसमें 2,400 करोड़ ऑलरेडी शामिल है न्यूनतम वेतनमान का, तो 4,200 करोड़ में हम सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो यदि ऐसा कुछ शुभ होता है तो भी 12 तारीख का जो कार्यक्रम है वह धन्यवाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यदि दुर्भाग्य से नहीं होता तो जो वादा सुरता देवाओ हमारा जो कार्यक्रम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। आपके चंदा या वार्षिक शुल्क मासिक शुल्क अनियमित मोर्चा कभी नहीं मांगता, न भविष्य में मांगेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, आप पहुंचिए और जो उस दिन का कार्यक्रम का व्यय होगा ऑन द स्पॉट ऑनलाइन बाकायदा संगठन के खाते में पारदर्शी तरीके से प्रेषित कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से हमने लगातार तकरीबन 20 अनियमित कर्मचारी हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे अन्य विभाग के प्लेसमेंट कर्मचारी हो, हमने सभी के अध्यक्षों से हमने सीधे जाके बजट को लेकर, उनके मांगों को लेकर और उनके विचारों को लेकर हमने और हमारे रिपोर्टर में हमने सीधे बात की है। कहीं ना कहीं हमने आपकी बातों को सरकार तक भी पहुंचाने का कोशिश की है। चाहे हम रसोईया की बात करें, चाहे आंगनबाड़ी की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे दैनिक वेतनभोगी बात करें, चाहे अंशकालीन की बात करें, चाहे प्लेसमेंट की बात करें, चाहे डेली वेजेस सुविधा, अन्य जितने भी विभाग के, हमने सभी कर्मचारियों के अध्यक्षों से बात की और हमने उनके बातों को एकदम स्पष्ट रूप से रखा सामने में। कहीं ना कहीं बातों को सरकार तक भी पहुंचाने की हमने कोशिश की है। 6 तारीख को बजट आ रहा है, देखना यह है कि बजट में सरकार द्वारा कौन सा पिटारा खोलता है। कहीं ना कहीं 5,60,000 कर्मचारियों के लिए न्यूज़ CG 24 24 घंटे 7 दिन और 30 दिन और पूरा साल भर हमने लगातार आपके मुद्दा को उठाया और आपके लोगों के लिए, परिवार के लिए हमने लगातार दिन रात मेहनत की। इसी कारण हम भी आशा करते हैं कि आप न्यूज़ CG 24 को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी एक आर्थिक सहयोग मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ मैं न्यूज़ CG 24 की ओर से।